हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना इकोनॉमिक्स का कंटिन्यू कर रहे हैं और टारगेट है हमारा सीयूईटी। सीयूईटी में इकोनॉमिक्स के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, आज हम सेकंड चैप्टर लेंगे। तो सीयूईटी डोमेन के ऊपर बात हो रही है हमारी, ठीक है। तो आप सबने जैसे 11th में, पहले 12th में था लेकिन अभी 11th में है, आप सबको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट डिमांड का चैप्टर था अभी सीयूईटी के अंदर एज पर द सिलेबस ऑफ द सीयूईटी, ठीक है। इसमें हम डिमांड को करा रहे हैं। तो डिमांड का मतलब आप सबको पता है, बेसिकली डिमांड कुछ भी हो सकती है लेकिन ना वो इफेक्टिव डिमांड नहीं होती। तो डिमांड का मतलब ये होता है, जैसे सपोज मैं ताजमहल जा रहा हूँ तो क्या मेरी डिमांड है? नो, इट्स नॉट माई डिमांड। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? इफेक्टिव डिमांड करनी है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू एबल टू परचेज इन द मार्केट। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर विलिंग है। तो विलिंगनेस आ गया, प्राइस आ गया, टाइम आ गया, इच्छा तो मैंने पहले ही बोल दी है, ठीक है ना। तो जब ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? इफेक्टिव डिमांड। तो कई बार क्वेश्चन ये हो सकता है, डिमांड और इफेक्टिव डिमांड में क्या फर्क होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल है, कंज्यूमर डिमांड 5 kg ऑफ शुगर इन अ मंथ एट ए प्राइस ऑफ 40। तो डिमांड का आप सबको पता है कि डिमांड का कैसा होता है? डाउनवर्ड्स। इस हाथ पे प्राइस, इस हाथ पे क्वांटिटी। तो 5 किलो यानी कि 40 रुपए पे डिमांड लेता है वो, कितनी? 5 किलो की, ठीक है। तो 40 रुपए प्राइस हो गया, 5 क्वांटिटी हो गया। तो जहाँ पे भी प्राइस एंड डिमांड हो रहा है वो डिमांड कम हो गया, इसको क्या बोलते हैं? डीडी बोलते हैं। और ये ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। एक्सेप्शंस को भी नहीं ले रहे, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं। डिमांड इज आल्सो रेट इफेक्टिव डिजायर, हमने बता ही दिया था, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या आ रहा है? तो इंडिविजुअल डिमांड देखते हैं हम। डिमांड ऑफ एन, एक मिनट इसको ठीक करते हैं। डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट इज टर्म एज, एक बंदे की डिमांड होगी इंडिविजुअल, मेरी आपकी उसकी उसकी सबकी मिला लो तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है, ठीक है ना। सबको मिलाएंगे तो मार्केट, एक बंदे की बात करेंगे तो इंडिविजुअल हो गया। एक बंदा इतने पे ये लेता है, और मार्केट का मतलब मार्केट में क्या आ गया? इट मींस द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल इट्स बायर सारे इस लेने के लिए है। तो 40 रुपए पे या 44 रुपए पे 20,000 लीटर पर मंथ की डिमांड है, तो ये पूरी मार्केट की डिमांड होगी। वो बोल रहा है इस डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड सिनोनिम्स। तो क्या ये डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड एक ही बात है? नो। डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट different possible prices, whereas quantity demanded refers to specific quantity which a consumer purchases against a specific period। तो यहाँ पे एक specific की बात हो रही है, ध्यान देना आप। तो यहाँ पे specific की बात हो रही है, तो जब specific होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा? quantity demanded। और जब हम बाद में जनरल करके लिख के दे रहे हैं, quantity that a consumer is willing to purchase a given period of time, ठीक है ना। तो ये फर्क होता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन यानी कि डिमांड इज डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। तो उसी को हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड फैक्टर्स बताया था ना। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है यानी कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, उसके फंक्शंस क्या है? एक प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम। वाई का मतलब क्या होता है? इनकम। टी मतलब टेस्ट। ये नीचे लिखे हुए सारे फंक्शंस, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी गुड्स, ठीक है। ये आ गया इनकम, टेस्ट। और ये है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, कि कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। सेम ऐसा मार्केट का चलेगा। डिमांड वही लिखा है, डीएक्स डिमांड ऑफ द मार्केट, फंक्शनल प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ठीक है। आर का मतलब हो गया रिलेटेड गुड्स। फिर वही आ गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, एन से पॉपुलेशन साइज, एन से पॉपुलेशन साइज। और डी वाई से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिपेंड करता है ना मार्केट में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सिर्फ कम लोगों के पास ज्यादा इनकम जा रही है और मेजोरिटी के पास कम इनकम आ रही है, तो कम इनकम वाले के हिसाब से गुड्स बनाई जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में पीसी कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। वहां पे पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है? बच्चे ज्यादा है, यूथ ज्यादा है, एजेड ज्यादा है, उस तरह की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। और एरिया भी मेंशन करता है, गांव के एरिया में गांव जैसी डिमांड होती है, शहर में थोड़ी शहर जैसी डिमांड होती है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो वही चीज है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। पहला
प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये हमने बता दिया था। इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। इसका ड्रॉ कर देते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर मैंने अभी बताया था, ये कब होता है? इधर होता है प्राइस, इधर होता है कौन? प्राइस इज दिस, क्वांटिटी इज दिस। प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी घट गई, प्राइस घट गया तो क्वांटिटी बढ़ गई, डाउनवर्ड। तो ये हो जाता है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम प्रोवाइड्स परचेजिंग पावर फॉर द परचेज ऑफ कमोडिटीज, डिमांड ऑफ ए नॉर्मल कमोडिटी इज डायरेक्टली, नेचुरली अभी हमने बताया था डिमांड जो है हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, कि इनकम हमारी बढ़ रही है तो हमारी डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है ना। एक्सेप्शंस की भी बात नहीं है, ठीक है, जनरली बात करें। एक होती है इनकम का बढ़ना, एक होता है रियल इनकम का बढ़ना। रियल इनकम में भी आएगा। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इसमें दो तरह की चीजें आएंगी, तो वो भी आगे आएगा। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के अंदर चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स आता है, कि यानी कि उसके साथ जैसे पेप्सी और कोक आपने पढ़ा होगा कि अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो लोग कोक पीना शुरू कर देंगे, है ना, तो ये फर्क पड़ता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक होता है, सॉरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, जैसे पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफी। तो पहले हम ये लेके चलते हैं। In case of substitute goods, market demand for a commodity falls with the fall in price of the substitute goods and vice versa. Tea and coffee. टी का प्राइस गिरा तो कॉफी की डिमांड गिर जाएगी भैया, क्योंकि टी का प्राइस गिरा तो लोग चाय ज्यादा पिएंगे ना। अभी भी देखो इंडियन मार्केट में कॉफी महंगी है, चाय तो जगह जगह आपको हर पटरी पे चाय की दुकान दिखती है, कॉफी की दुकान बहुत कम दिखती है, क्योंकि भैया कॉफी महंगी पड़ती है। चाय अगर 10 रुपए की मिल रही है तो कॉफी 20 रुपए की मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे के सहायक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा है कार एंड पेट्रोल। तो कार एंड पेट्रोल, इफ प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीजेस, तो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर अभी 100 रुपए लीटर चल रहा है, यही जैसे पाकिस्तान में बुरा हाल है, ये हो जाए 300 400 500 रुपए लीटर, लोग कहेंगे छोड़ो ना, गाड़ी लेनी नहीं है, पेट्रोल डलवाने के तो पैसे नहीं, गाड़ी लेके क्या रखेंगे। तो कार की डिमांड गिर जाएगी और पेट्रोल हो जाए बहुत सस्ता 50, सब लोग ले लो भैया, गाड़ी लो, स्कूटी लो, सब लोग। तो सेम चीज कॉम्प्लीमेंट्री में चलती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मैं इसके बाद में थोड़ा सा आपको ग्राफ में समझा दूंगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट्स। वो बोलते हैं ना विंडो शॉपिंग, तो विंडो शॉपिंग में भी तो यही हो रहा होता है, डिस्प्ले हो रहा होता है और उसमें डिस्प्ले की वजह से हम लोग फंस जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो डिमांड के अंदर, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, तो बेसिकली आपको लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ध्यान रखना इस चीज को, तो पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेस फॉर व्हिच कंज्यूमर डेवलप फेवरेबल टेस्ट, तो जिसका फेवरेबल टेस्ट है उसके हिसाब से वो डिमांड करेगा। आगे चलते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर, बिल्कुल वही वाले पॉइंट्स है, उसको डिटेल में किया, अदरवाइज वही फंक्शंस आ रहे थे उसके ना, फैक्टर्स। एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड, इसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं? ई से एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आपको लग रहा है कि जैसे आपको लग रहा है कि पीछे कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, पेट्रोल के रेट बढ़ने वाले हैं, या जैसे फ्लड आ रही है तो वो सब्जियों के रेट बढ़ने वाले हैं, आप स्टोर करके रख लेते हो। जैसे पहले होता था ना, प्याज स्टोर करके रख लेते, तो स्टोर करोगे, होल्डिंग करोगे तो प्याज के रेट बढ़ने लग जाएंगे। तो ये बिल्कुल मार्केट उसके अकॉर्डिंगली चलती है, ठीक है। If the consumer feels that a particular good would be short in future, then he might increase in demand now. उसकी वजह से डिमांड तो बढ़ाएगा लेकिन प्राइस तो शूट अप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मैंने समझा दिया है कि अगर आपकी इनकम कम है तो इंफीरियर गुड्स, तो इसमें दो चीजें आ जाएंगी, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप इंफीरियर चीजों को कम लोगे, घटिया चीजों को कम लोगे, ज्यादा लोगे, इनकम बढ़ रही है तो नेचुरली कम लोगे। और अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, इंफीरियर को कम लोगे, नॉर्मल को बढ़ा दोगे। इनकम घट रही है तो नॉर्मल को घटा दोगे, घटिया चीजें थोड़ी ज्यादा लोगे। घटिया का मतलब कम बजट। जैसे सपोज आपको टीवी लेना है घर के लिए, आप बोलोगे मेरे को एलईडी नहीं चाहिए भैया, मेरे को एलसीडी दे दे, सस्ता मिल जाता है आज के डेट में ना, है ना।
तो वैसे लेंगे। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन इंप्लाइज ग्रेटर मार्केट। इंडियन मार्केट क्यों बूम पे है, इतनी पॉपुलेशन है, कुछ भी आता है तो दिखता है यहाँ पर, तो ज्यादा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। और ये मैंने बताया था यूथ ज्यादा है तो यूथ के हिसाब से आप जीन्स लोगे, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े लोगे, फैशनेबल लोगे, और छोटे बच्चे ज्यादा है तो बच्चों के हिसाब से, एजेड ज्यादा है तो उस हिसाब से, लाइक दिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। ये देखो, ये जो होता है बेसिकली शेड्यूल है, ठीक है, ये पूरा आ रहा है शेड्यूल, और डिमांड कब होता है उसको डिनोट कर दो, ठीक है, समझ में आया। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हो गया, जब हमने ये रहा पूरा इसका एग्जांपल लिखा हुआ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस घट रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। इसी को हम पिक्टोग्राफी में ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, प्राइस इज दिस, क्वांटिटी इज दिस, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डीडी। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका, इसलिए मैंने दोबारा ड्रॉ नहीं। तो इंडिविजुअल, तो एक बंदे की ग्राफ इंडिविजुअल डिमांड का, एक बंदे का शेड्यूल इंडिविजुअल, सेम ऐसा मार्केट में भी हो जाता है। मार्केट का ए की डिमांड, बी की डिमांड, ए और बी को प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड, और ये पूरा मैथमेटिकली है तो इसको क्या बोलेंगे, शेड्यूल। इसी को आप जब ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ये देखो, ये ए का है, ये बी का है, और मार्केट का हो गया, तो इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। उसी को थ्योरी में जो मैंने बोला एज इट इज वही थ्योरी में लिखा है, एक बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ये स्टार्टिंग में बता दिया था, प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस, जो डिफरेंस आ जा रहा है सेम सेम भी आ सकता है, प्लस माइनस भी हो जाता है, तो इनके बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स चलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, ठीक है, माइनस का सिंबल इसलिए है क्योंकि नेगेटिव में चलता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में बार बार ये बोल रहा था, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा, other things being constant, this is law of demand। तो लॉ ऑफ डिमांड का ये शेड्यूल बना हुआ है, ये हमने बता ही दिया था, प्राइस 10 है तो 50 है, प्राइस बढ़ेगा तो इसी को डिमांड शेड्यूल भी बोल सकते हैं, इसी को आप ग्राफिकली बोलोगे तो इसी को डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। एजम्पशन, क्या क्या चीज मान के चलनी पड़ेगी, जैसे मैं बोलूं भाई साहब आप पनीर लोगे वगैरह, अगर दूध महंगा हो गया तो, अगर आलू की सब्जी सस्ती होगी तो, मेरे बच्चों का टेस्ट नहीं हुआ तो, मेरी इनकम होगी तो, ऐसे तो 36 क्लॉज बना दोगे, तो क्या क्या चलना है दिमाग के अंदर वो लिखना है, एजम्पशन। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट, भैया टेस्ट की बात भाई नहीं करेंगे, वही है। नो चेंज इन द इनकम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, उसके रिलेटेड कोई भी चीज है उसका कोई चेंज नहीं है। नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो चेंज, यानी कि एक टाइम पे एक बार, दैट्स इट, ठीक है ना। ये तो जैसे सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला भी होता है कि एक टाइम पे एक काम करो तो यू डेफिनेटली बी अ सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन एक टाइम पे 2 3 4 5 काम करोगे, एक में भी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, ठीक है। तो उसके अंदर ये असम्पशन भी, डिमांड के अंदर वही चीज समझ सकते हो, यानी कि एक टाइम पे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइस एंड क्वांटिटी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्वांटिटी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनकम क्वांटिटी, एक फैक्टर, बाकी सब कांस्टेंट। तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा कांस्टेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। कॉजेज ऑफ, ये डिमांड का डाउनवर्ड ही क्यों जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डिमांड का डाउनवर्ड इसलिए जाता है, पहला पहला कारण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका पेपर में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हम हमेशा ये बताते हैं, जैसे whenever you are taking more and more goods same kindly, तो आपकी जो यूटिलिटी है कम। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको गोलगप्पा खाना अच्छा लगता है, अब आपने एक गोलगप्पा खाया, आपको बड़ा हो जाए, आपने खिला दिया, उसने बोला 10 रुपए के 2 है, हाँ 2 किलो, 2 खाया, बहुत ही मजा आ गया यार, 10 रुपए को खिला, 4 खाया आपका मन भर गया, फिर भी आप कहते हैं यार और खिला, 6 खाया ना आपने कहा यार वो ज्यादा ही हो गया, लेकिन उसने कहा 2 मैं फ्री में दे रहा हूँ, हाँ खिला दे, अब तो ऐसे लगेगा वॉमिट आ, तो जो 5 दिन पहले बहुत बढ़िया लगा था उसी को खा के वॉमिट आती है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम अपनी उस चीज को, सेम चीज को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, वैसे वैसे हमारा जो टेस्ट है या यूटिलिटी है कम होने लग जाएगी।
This law of the consumption of commodity increases, the utility from each successive unit goes on diminishing. कम होने लग जाएगी. Each successive unit goes on diminishing. According for an individual unit to be purchased, the consumer is willing to pay less price. That he will buy more only at a reduced price. तो आपको मैंने बता दिया और मैंने थोड़ा डिटेल में भी बता दिया. इनकम इफेक्ट अब यहाँ पे आ रहा है रियल इनकम. देखो अब क्या होता है इनकम इफेक्ट का मतलब इनकम का प्लस माइनस नहीं है, बट योर रियल इनकम इज गोइंग टू बी चेंज. कैसे? आपके पास इनकम आ रही थी 1000 रुपए, 1000 में भी आप लेते थे 100 रुपए की सब्जी लेते थे, 100 रुपए का दूध लेते थे, 100 रुपए का पनीर लेते थे, बाकी घर के खर्चे वगैरह. अब हो गया दूध सस्ता हो गया, जो 100 रुपए का ले रहे थे अब आपका वो दूध हो गया सपोज 50 का. तो दूध सस्ता हो गया तो पनीर भी सस्ता हो गया, तो वो भी 50 का हो गया. ठीक है, तो अब आप जितना दूध लेते थे उतना ही दूध ले रहे हो 50 रुपए का, क्योंकि पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे. सेम पनीर पे भी 100 होगी तो 100 रुपए बच गया. इसका मतलब इनडायरेक्टली आपकी इनकम 100 रुपए बढ़ी. अब 100 रुपए जो बढ़ गया है उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज ले सकते हो, या एक्स्ट्रा दूध या एक्स्ट्रा पनीर या कुछ भी एक्स्ट्रा ले सकते हो. तो जरूरी नहीं है कि हमारी इनकम बढ़ने से ही बढ़ती है, अगर हमारी प्राइस कम हो जाते हैं तो वो बढ़ जाती है इनकम, और वाइस वर्सा. अगर चीजों के रेट बढ़ गए, 100 रुपए वाला दूध अपने आप में डबल हो गया, 200 का हो गया, तो अब आपकी इनकम तो 1000 ही थी, लेकिन अब 1000 पूरा नहीं बढ़ा आपको. तो क्यों? क्योंकि आपकी रियल इनकम कम. इसको क्या बोलते हैं इनकम फैक्ट को? रियल इनकम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे फंस जाते हैं. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. It refers to substitution of one commodity for the other when one becomes relatively cheaper due to the change in the relative price. Petrol is being substituted by CNG. मैं बता चुका आपको. Because CNG is cheaper to the leading naturally. CNG थोड़ा cheaper है तो लोग डिमांड किसकी करेंगे? Price of the consumer goods. When price of the commodity falls, it attracts new buyers who can afford to buy it, hence quantity increases. तो जरूरी नहीं है, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं. प्राइस अगर गिर गया तो और नए कस्टमर ऐड हो जाएंगे. जैसे पनीर का प्राइस गिर गया, दूध का प्राइस गिर गया, तो जो बेचारे नहीं ले सकते थे वो भी वैल्यू एडिशन बढ़ गया, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर भी खत्म हो जाए. डिफरेंट यूजेस. अब जैसे मैंने बताया मिल्क का पनीर भी है, बटर भी है, घी भी है, 36 चीजें हैं. तो अगर एक चीज का प्राइस बढ़ता है तो इन सबकी डिमांड इफेक्ट होती है. एक चीज का प्राइस घटता है, मिल्क का प्राइस घटता है, तो बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है. सेम पेट्रोल भी हो. अब आ रहे हैं एक्सेप्शंस. तो एक्सेप्शंस क्या हो सकती है? एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, यानी कि कहां पे थोड़ा सा ये रूल डिफर करेगा. गिवन गुड्स का मतलब होता है थोड़ा सा घटिया तरह की चीजें. क्या लिखा है? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आर दोस गुड्स हुज डिमांड डू नॉट इंक्रीज विद द प्राइस गिरा लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी, घटिया चीजें. अब आप 10 रुपए वाली वो चीज लेते थे, ठीक है, या मैं फिर मिल्क का एग्जांपल लेता हूँ. टोड आता है, फिर वो क्रीम वाला भी आता है. सपोज टोड आ रहा है 50 रुपए का और क्रीम वाला आ रहा है 60 रुपए. अब दूध का रेट कम हो गया, अब टोड आ रहा है 40 रुपए का और क्रीम वाला आ रहा है 50. आप पहले 50 रुपए खर्च कर रहे थे, आपने बोला मैं तो 50 करता हूँ तो मैं बढ़िया वाला दूध ले लेता हूँ क्रीम वाला, जब सस्ता ही हो गया तो उल्टा प्राइस गिरा तो आपने अपनी डिमांड कम कर दी. जबकि रूल क्या कहता था? प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. एक्सेप्शन हो गया ना. अब आप किसकी डिमांड बढ़ा रहे हो? क्रीम वाले दूध की डिमांड बढ़ा. ठीक है. कॉन्स्पिक्युअस गुड्स. तो कॉन्स्पिक्युअस गुड्स का मतलब होता है लग्जूरियस गुड. लग्जूरियस गुड्स हमेशा वो चीजें होती हैं जो एक रिच पर्सन कैन अफोर्ड. अब जैसे सपोज गाड़ी है, अब नॉर्मल ऑल्टो, वैगनर, सेंट्रो, ये सबसे मिनिमम रेंज वाली गाड़ी आ जाती है, तो फिर होना चाहिए नहीं की हेल्मेट है, लेकिन भैया उसको ब्रांड भी खाना है तो वो 15-20 लाख वाली गाड़ी लेता है. अब जिसको लग रहा है 15-20 लाख मेरे लिए कुछ नहीं है, वो BMW, मर्सिडीज में लेगा. तो वो कॉन्स्पिक्युअस गुड्स. प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस फॉर द रिच पीपल. यू गॉट इट? The law of demand will not apply in case of costly, will not apply exception. Conspicuous necessities. तो अब इसके अंदर क्या क्या necessities में ले सकते हैं? जैसे कि certain things have become the necessity of modern life. जैसे we have to purchase these goods in spite of their price. जैसे कि टेलीविजन सेट. आज की में टेलीविजन सेट से भी ज्यादा नेसेसिटी हो गया मोबाइल, क्योंकि मोबाइल फोन पे टीवी चला हुआ यूट्यूब पे, है ना. अब लेना तो पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई भी नहीं हो रही उसके बगैर. टेक्नोलॉजी के बगैर तो स्कूल में भी कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ये, तो अब प्राइस उसका थोड़ा बढ़ेगा. इवन देन यू हैव टू बाय इट. घटेगा तो भी रखना तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक्सेप्शन है. इग्नोरेंस.
कस्टमर ही लल्लू ला रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा मार्केट में उसके सब्स्टिट्यूट क्या है, लाइक डिमांड किसका कम हो रहा है ये वो, तो वो ज्यादा में भी ले सकता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का पता नहीं चल रहा, उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा घटेगा, फिर भी वो आज के हिसाब से चल रहा है, तो वो एक्सेप्शन हो रहा है। ठीक है, नेसेसिटीज का जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं मेडिसिन। आज एक 10 रुपए वाली दवाई 100 रुपए की मिली, जैसे भी पीछे कोविड हुआ ना, तो दवाइयों की इतनी शॉर्टेज हो गई थी सब्जियों की लाइक दिस, तो वो महंगी चीजें भी ले रहे थे, सॉल्ट फ्लोर वगैरह, क्योंकि नहीं मिल रही थी, उन्होंने देखा था राशन की भी किल्लत होने लग गई थी। तो हम क्या करते हैं, नेसेसिटीज इनकम ये सब इमरजेंसी जो होती है एक सेक्शन बन जाती है, एट दैट टाइम प्राइस विल नॉट बी कंसीडर्ड और मेनी अदर फैक्टर्स। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट का मतलब होता है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, ये डिमांड कर्व है, प्राइस इज दिस, क्वांटिटी इज दिस, डिमांड कर्व इज दिस। ठीक है, प्राइस घट गया, डिमांड बढ़ गई, तो यानी कि नीचे हुआ, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी घट गई, यानी कि ये ऊपर हुआ, यानी इसी लाइन में नीचे और ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, मूव। एक ही लाइन में ऊपर नीचे जा रहा है, मूवमेंट। जब नीचे जा रहा है तो डिमांड इंक्रीजेज है, जब ऊपर जा रहा है तो डिमांड डिक्रीजेज है, नीचे जा रहा है तो डिमांड इंक्रीज है। तो ये हो गया एक्सटेंशन और ये हो गया कंट्रैक्शन, ये क्लियर कर लिखा है। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो ये बना भी हुआ है, देखो इसी का शेड्यूल बनाया हुआ है कि 500 है, 400 है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। सपोज 3 पे इतना है तो 5 पे कम कम हो जाएगी डिमांड, 1 पे बढ़ जाएगी एक्सपेंशन। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है कि उसमें मूव नहीं हो रहा, पहले डिमांड, पहले डिमांड का हमारा ये था, अब प्राइस सेम ही है लेकिन डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। और अगर सपोज प्राइस सेम ही हो और डिमांड घट जाए तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। अरे ये हो गया डिक्रीज। उस पहले वाले में तो था एक लाइन ऊपर नीचे मूव हो रही थी, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं बोलते, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। इसको बोलते हैं डिक्रीजेस, डिक्रीज इन डिमांड कर्व, और इसको बोलते थे इंक्रीज इन डिमांड कर्व। जैसे कि प्राइस इज सेम, क्वांटिटी 10, प्राइस 20 ही है, क्वांटिटी 15 हो गई। इसमें क्या था, प्राइस 20 है, क्वांटिटी 15 थी, 20 है, क्वांटिटी घट गई, डिक्रीज। वो पहले वाला था एक्सपेंशन कंट्रैक्शन, ये इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये शिफ्ट हो गया इधर का इधर, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, देख लो, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। दिस थिंग इज क्लियर। तो आपका पूरा ये अभी डिमांड का चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू